आंसर राइटिंग के दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला है योर मोटिवेशन टू कंटिन्यू एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असेसमेंट। असेसमेंट बहुत टफ टास्क है क्योंकि जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक असेसमेंट राइट नहीं हो सकती। और ये आपको पता चलेगा जब हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे मोर देन 500 टॉपर्स कॉपी। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ असेसमेंट, प्रैक्टिस, लर्निंग, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज द रियल पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली वी डू एट जीएस स्कूल। Hello everyone, I am Advocate Moksh Dilip Ranawat and I have secured All India rank 251 in this year's Civil Services examination, and I have done my graduation from Symbiosis Law School Pune in Bachelor's of Business Administration and Law. I also hold a diploma in Cyber Laws from Asian School of Cyber Laws and GLC. Coming to my journey and how I began through this preparation and I have reached here, I first and foremost would like to address that this exam challenges you at 3 levels, and at each level the objective is very different. In prelims it is an examination where you need to be able to identify your data, कि अगर आपको समझ आ रहा है कि prelims में आप जनरल नॉलेज के साथ डिडक्टिव रीजनिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं तो प्रीलिम्स निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं अक्सर बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो कोशिश करते हैं कि उनके पास बहुत सारा डेटा हो, बट प्रीलिम्स डेटा के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट नोइंग हाउ टू एलिमिनेट स्मार्टली। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि सम रेफ्यूजीज हैव शिफ्टेड टू सम पर्टिकुलर प्लेस। नाउ सम रेफ्यूजीज कैन शिफ्ट एनीवेयर, सो आपको वो डिडक्टिव रीजनिंग आनी चाहिए। या नो वायरस एग्जिस्ट इन द ओशन, आप गारंटी से नहीं बोल सकते। सो वो एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जो प्रीलिम्स में हेल्प करती है, इट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। एंड इसी के साथ साथ आपको CSAT में भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा। फॉर CSAT what I used to do was I watched Shunya IAS's crash course on CSAT and it was very helpful because Kuldeep sir and Sugam sir kind of made the crash course very lucid and easy. तो मेरा सजेशन रहेगा कि प्रीलिम्स में आप फोकस करें कि आपका कंटेंट एकदम क्लियर है, आपको डिडक्टिव रीजनिंग या आर्ट ऑफ रीजनिंग साथ में आता हो। एंड लास्टली प्रीलिम्स के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप बहुत सारे टेस्ट दीजिए। लाइक मेरा एक स्टैंडर्ड फिलॉसफी था कि 100 डेज 100 टेस्ट्स, मुझे नहीं भी आते तो भी मैं सुबह उठ के मेरा बेस्ट अटेम्प्ट दूंगा। एंड उनके 100 क्वेश्चन की लर्निंग से आपको डे पे एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं रैंडमनेस के साथ डील करने के लिए रेडी हूँ। कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन, इसमें आपके 7 पेपर्स होते हैं। इट्स एन एग्ज़ाम ऑफ 1750 मार्क्स और यहाँ पे एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट होता है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है सो यू शुड बी हैप्पी, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द रियल एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नाउ coming to my experience, I have failed one mains by 3 marks. So I have had some really good learnings across the paper. First I'd like to deal with the law optional because ये एक तो niche optional है और इसका एक अलग ही approach रहता है। इस साल law optional का highest score 269 है। I think give or take 30 candidates ने clear किया होगा law optional से, and ranked candidates I mean, and मेरा score 258 है, so I might be within the top 10 of my own optional. But here is where the real catch lies, कि when you are doing a technical optional, you need to realize that there are certain advantages and disadvantages. आप जब अपने फील्ड का ऑप्शनल करते हो उसका आपको एडवांटेज इंटरव्यू में मिलता ही मिलता है अगर आपको आपका ऑप्शनल आता है। लाइक मेरे केस में मेरा इंटरव्यू स्कोर है 206 क्योंकि मुझे लॉ के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगेन मेरे ऑप्शनल में मेजॉरिटी लोग 190 के ऊपर ला पाते हैं क्योंकि हमारी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी हमें हेल्प करती है। कमिंग टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द लॉ ऑप्शनल, सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल सजेस्ट दैट यू टेक द वे ऑफ दुक्कीज़ नाम की एक बुक आती है, गाइड्स है वो लॉ ऑप्शनल की, आप उनसे पढ़ के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बट एंड आई से दिस ऑन अ वेरी लाइटर नोट, दिल्ली में दुक्कीज़ होती है बट हम मुंबई से है और मुंबई में हम सुखी है तो हम लोग जाप वाला यूज़ करते हैं। अब मेरे केस में तो था, मैं तो मुंबई में भी कम था और मैं उस समय जब लॉ पढ़ रहा था मैं सिम्बायोसिस पुणे में था। सो आई यूज टू यूज़ द कोर टेक्स्ट बुक्स बिकॉज योर लॉ ऑप्शनल शुड बी बेस्ट प्रिपेयर्ड व्हाइल यू आर ग्रेजुएटिंग। जब आप लॉ स्कूल में हो आप अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और वो सही टाइम में अपने डिटेल्ड नोट्स बनाने का। सो द फर्स्ट सजेशन आई वुड से इन अ लॉ ऑप्शनल,
figure out your syllabus and start doing it in your law school, because there is no time like law school time for covering the major basics. Coming to करना कैसे है, इनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रहती है. आपका ऑप्शनल इन अ वे 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं आप. पहला पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, वो 25% है और उसका GS2 के साथ ओवरलैप भी है. तो आप ये देखिए कि GS2 का 50% सिलेबस आप ऑलरेडी अपने लॉ ऑप्शनल में कवर कर रहे हैं. टू कवर दिस आई यूज्ड JN Pandey and its concise version. What I did was I made my notes and I made sure I took good lines of jurists so that I could use them in my answers. For example, when there is no rule of law, anarchy reigns. अभी जस्टिस NV रामन्ना ने लाइन लिखी थी कोई तो जजमेंट में, तो अब वो मैं यूज़ कर पाया. या कोई ज्यूरिस्ट है HM सीरवाई या MP जैन, सो मैं उन्हें यूज़ कर पा रहा था. सो द फर्स्ट सजेशन वुड बी use jurists and use them from the main books. Second would be start making your detailed notes. Once you have your detailed notes in place, refer to them and start making them more concise. So what you can do, once you have a summarized version of your detailed notes, you'll know कि okay, this is my content and I can revise it in a particular span of time. And that time span means a lot. क्योंकि law optional का beauty ये है 80% repetition rate है. प्रॉब्लम ये है ये लंबा ऑप्शनल है. सो कमिंग टू कॉन्स्टी लॉ, यू रीड योर कोर बुक, मेक डिटेल नोट्स, मेक कंसाइज नोट्स, स्टार्ट डूइंग आंसर राइटिंग. सेकेंड, कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, द लॉजिक इज जस्ट द सेम. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी आपको ऐसी काफ़ी रेफरेंस बुक्स मिल जाती है कोर की. जनरली JN Pandey के जैसे ही कोई ऑल्टरनेट वर्जन्स हो गए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. देन कम्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ पेपर 1 which is international law. अब ये पर्सनली मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि आई यूज टू ऑलवेज अटेम्प्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. लाइक माई लास्ट ईयर स्कोर वॉज 115. दिस ईयर आई 130 in the same paper. I gained 15 marks just because I made my international law much better. And my trick here would be start referring to more detailed notes or start referring to core books and remove good cases. इसमें आप चैट GPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड द राइट केस फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड उनको आप 100% क्रॉस चेक कीजिए. बट द स्ट्रैटेजी रिमेन्स वेरी सिंपल कि आप इंटरनेशनल लॉ के अच्छा कंटेंट खींचे, अच्छे ज्यूरिस्ट खींचे, नोट्स बनाए और आंसर राइटिंग में उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं. इसके बाद हम आते हैं पेपर 2 पे. यहाँ पे आता है सबसे पहला सब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ और वन कैन से भारतीय न्याय संहिता करेंटली. इसमें आपका फोकस 2 पार्ट्स में स्प्लिट होना चाहिए. सो दिस पार्ट इज़ वेरी ईजी टू डील विद बट इट इज़ एक्सट्रीमली लेंथी. सो व्हाट यू शुड डू इज़ मेक श्योर आपके पास एक सेक्शन लिस्ट हो जिसमें आपने हर एक सेक्शन लिखा है और उसके एसेंशियल्स लिखे हैं, और दूसरा पार्ट आपके पास होना चाहिए जहाँ पे आपके पास एक केस लिस्ट हो. जब आपके पास ये दोनों सेपरेटेड है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंटिन्यूसली रिवाइज कर सकते हैं जो पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. Thereafter, you should try to make sure that you are able to put that on paper. Like in my first mains, it was very difficult for me to have enough data to write criminal law answers. And that is because by the time you memorize the section and essentials, you're pretty much tired. So make sure you add more content over the course of years. Coming to contract law and torts, अगेन टॉर्ट्स के लिए बाय द वे क्रिमिनल लॉ के लिए आप PSA पिल्लई यूज़ कर सकते हैं क्रिमिनल लॉ की. कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अवतार सिंह का कंसाइज वर्जन इज़ द बेस्ट, एंड टॉर्ट्स के लिए रतनलाल धीरजलाल. जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स वो सब्जेक्ट होते हैं जो आप कॉलेज में बहुत अच्छे से कवर करते हैं, सो उन पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस आता नहीं है, तो आप वहाँ पे फोकस कीजिए कि आप इनको पढ़ के अपने बेस नोट बना के रेडी कर लीजिए. लास्टली कम्स कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स. Now this is a slightly highest challenging, in fact not even slightly, highest challenging part of our optional. क्योंकि A, it is dynamic, B, it is uncertain, and C, it is very difficult to remember because you have entire acts which come in. Like you need to be an arbitration act expert, a negotiable instrument act expert, a competition law act expert. So what I would suggest is do it the smart way. जनरली सेमेस्टर एग्जाम्स होती है तो हम PYQ का एक ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि ओके ये मेजर थीम्स इस साल आने की चांस है. सेम चीज़ आप CLD में कीजिए.
अगर आपने प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस किया है तो आपको समझ जाएगा कि ये साल पॉसिबल क्वेश्चन क्या है. फॉर एग्जांपल मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 2025 के मेंस के एग्ज़ाम में कंपटीशन लॉ के क्वेश्चन का आने का चांस नियरली 90% है, क्योंकि ट्रेंड दिखाता है कि ये हर कुछ साल में इस पॉइंट पे रिपीट होता है. एंड लास्ट ईयर जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तब नहीं आया था, तो ये साल तो आना ही चाहिए. सो ऐसे करके आप सोच सकते हैं और अपने आंसर रेडी कर सकते हैं. एक और चीज़ है कि पेपर 2 में जनरली लोग अच्छा स्कोर ला नहीं पाते, और मेरा जनरली स्कोर भगवान की कृपा से अच्छा आया है, क्योंकि माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज 134, माई सेकेंड अटेम्प्ट वॉज 128, which is a frankly nice score in paper 2. The reason behind it was that my CLD was always much more better placed. Everyone will attempt criminal law, you don't do that. When you are able to create a distinguishment, or you are able to attempt questions in the paper which not everyone is attempting, it generally gives you an edge. So maybe use that in your favor. Coming to, this is how my law optional preparation score material was and how my strategy was. I'd like to address one part after you're done with all this. It is how to answer it and how to do tests. What happens is people generally cover the syllabus, but they are unable to implement it on paper. Now you need to remember, you can be the smartest person in the room, but if you are unable to put your data on paper, then you're not going to get the marks. So अपने content को वैसा बनाए कि वो पेपर पे implement हो सकता है, और इसको करने के लिए लगती है क्लासिक प्रैक्टिस. मैंने लास्ट 5-6 साल के पेपर्स तो मिनिमम सॉल्व किए ही होंगे. उसके साथ ही साथ मैंने डी फैक्टो की एक टेस्ट सीरीज़ ली थी, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली थी, और उसके अंदर मैंने मेरे आंसर्स लिखे थे, नॉट बिकॉज मेरा कोर फोकस था कि कोई मुझे चेक करके रिव्यू दे, बट क्योंकि मैं मेरा टाइम मैनेजमेंट बेस्ट करना चाहता था. एंड दिस इज़ एन ऑप्शनल जहाँ आपको ज़्यादा कोचिंग या ज़्यादा मेंटर्स या चेकर्स नहीं मिलेंगे. ये सैड रियलिटी है, क्योंकि ये लॉ ऑप्शनल लेते ही कम लोग हैं. सो जब आप उस सिचुएशन में हो, आप मेक श्योर करें कि आप खुद पे भरोसा रखें, एक अच्छा पीयर सर्कल डेडिकेट करें, और अपने आंसर्स को खुद इंटरनली रिफ्लेक्ट करें. बिकॉज एज लॉयर्स वी नो द लॉ, द रियल चैलेंज इज़ जस्ट टू पुट इट ऑन पेपर. कमिंग टू द अदर पेपर्स ऑफ मेंस, आपका GS 1, 2, 3, 4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. लॉ में आपका एक्चुअल फेवर करने वाला है वो 4 पेपर्स है, एंड स्पेशली बीइंग अ लॉयर आपको 2 जगह बहुत अच्छी एज मिलेगी. फर्स्ट, आपको GS 4 में एक अनटोल्ड एज मिलेगी. बिलीव मी, मेरे सिर्फ 9 पेज के एथिक्स के नोट्स हैं, एंड मैंने वो 9 पेज के एथिक्स के नोट्स पे लास्ट 2 साल से 120 और 116 लाए हैं. I used to give it the most minimal time, I never bothered. But what worked in my favor, and this is where the law optional really kicks in, I used to use public necessity knows no law, or necessity knows no law. So you can use such small things and they really put an edge. आप सेक्शन 144 CRPC बोल रहे हो टू मैनेज अ सिचुएशन, वाइल कोई इंसान आपकी जगह पे एक एथिकल रूल बुक की बात कर रहा है. समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव द एग्जामिनर बिलीव्स यू हैव अ सर्टेन एज, एंड some days the paper of ethics also has a flavor. Last year law was a complete flavor in that paper. There was a direct question asked about coercion and undue influence. So you could really, for me, I did not mention the sections because I didn't want to show my edge, but मैंने उसके सारे essentials एक झटके में लिख दिए, and that really played out in my favor. So that is another core area. Coming to the final other mains papers, my suggestion would be each has a specific strategy, and मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डील किया है in my Telegram channel. So I'd be happy if all of you can just go by and check out my channel and see what I've given for each and every subject. My GS2 notes are very comprehensive and I've openly shared them on my Telegram channel. So with this, I have given you a broader outlay on my main strategy and my prelim strategy, and I would suggest कि आप इसके साथ साथ बाकी टॉपर्स के नोट्स एंड एडवाइसेस को भी अकाउंट में लेके अपने लिए अपने पर्सनल स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाइए. आई होप मेरी कुछ इंसाइट्स आपके लिए यूजफुल रहे होंगे. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन दैट दे कैन कम टू DKT and learn more about the law optional and other how to crack the prelims and main examination. I have shared my strategy here and it has been a very useful forum. So thank you so much DKT.